7 days 7 बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 7 days 7 बिजनेस हमारा एक सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग जो मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं सबसे एक एक करके मिलेंगे, बिजनेस ओनर से मिलेंगे एंड उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और फिर इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक स्टेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो आज हमारे साथ है मिस्टर फारूक ऑन द बिजनेस ब्लॉगर एंड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उनकी जर्नी और कैसे जो प्रोबेबली जो अभी मैं टी शर्ट्स पहने हुआ हूँ, ये टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके कैसे स्टार्ट किया इन्होंने एक अच्छा बिजनेस टी शर्ट्स में एंड इसके बारे में। हेलो मिस्टर फारूक, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक्चुअली मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इन्फो दे रहा हूँ। उससे पहले हम जॉब करते थे मार्केट में, तो जॉब हमने स्टार्ट करा। हमारा एक्चुअली डिफरेंस फील्ड था जॉब करने का, बट ये है कि इंडस्ट्री का हमारे पास नॉलेज हो गई, मार्केट के थोड़ा सा नॉलेज होगा। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि नहीं, हमको बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस करना चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि इस फील्ड में जाएं, कैसे करें, क्या ना करें। लेकिन हमारी जो ड्रीम थी वो B2B में जाना था। ओके, B2B सेल्स। हाँ, B2B सेल्स में जाना था। तो फिर हमने मार्केट का थोड़ा सा रिसर्च करा, फिर देखा कि जो मार्केट में भी एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो टी शर्ट होता है। मर्चेंडाइजिंग में टी शर्ट होता है, तो लोग अपने और ये चीफ एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स, एवरीबॉडी वांट्स टू वेयर देयर ब्रांड, वो अपना ब्रांड पहनना चाहता है। जी, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो फिर हमने इस पे स्टार्टिंग करा। उसमें हमारे पास फंड नहीं थे कि हम टी शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग कराएं या उसके डीप में जाएं। फिर हमने उसको बेसिक स्टार्ट करा ट्रेडिंग से। ओके, टी शर्ट ट्रेडिंग से स्टार्ट। भाई ये चीज बहुत नोट करने वाली और पॉइंट्स जानने वाली है कि एक बिजनेस जहाँ पे आपके पास फंड्स नहीं हो, वहां पर से आप कैसे स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। तो जीरो फंड से जो कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ये हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच आपका ये पॉइंट शेयर करने के लिए। बताइए आगे फिर आपने कैसे। फिर हमने ट्रेडिंग में स्टार्ट करा। हमने कुछ मार्केट में गए, कुछ ऑर्डर, स्मॉल ऑर्डर उठाए, फिर उसको हमने टी शर्ट ले करके उनके ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग हमने करा करके फिर हम डिस्पैच करते थे इनको। फिर बैग मुझे अच्छा मिलने लगा। फिर अब मुझे, क्योंकि इसको ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाना था, तो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग आपके पास नहीं चाहिए, अदरवाइज आप एक लिमिटेड टाइम के बाद जाके रुक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि फिर हम जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं जाएंगे फिर हम वो रेट मैप नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बन पाएगा। जी। फिर जैसे, लेकिन उसमें हमारा सबसे बड़ा हेल्प करा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में से क्या पता चला, हमारा फैब्रिक की नॉलेज हो गई, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या पड़ेगा वो नॉलेज हो गई, कितने ड्यूरेशन में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम जब तक नॉलेज लिया फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, जब हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने इसके बारे में बात की थी कि आप जब किसी बिजनेस डोमेन में जा रहे हो तो वहाँ पर ना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप इंटीरियर में गए हो तो इंटीरियर में किस तरह के काम होते हैं, क्या तरह की कॉस्टिंग और पॉसिबिलिटीज होती है पैसे अर्न करने की। सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर आप मान लीजिए एक काम कर रहे हैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको हमें पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, क्या मार्जिन होते हैं, कितना आप अपने पास मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन रखते हो। और हाँ, ये बात बहुत जेन्युइन बात है कि अगर आपको अपना बिजनेस अगर एक्सपैंड करना है, खास करके B2B में, तो वहाँ पर ना आपके पास मार्जिन बहुत स्क्वीज कर जाते हैं ट्रेडिंग में। तो आपको वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही पड़ेगा और एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आगे बताइए आपने फिर इसको कैसे एक्सपेंड किया। हाँ, फिर हमने इसको क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग, हमने फैब्रिक के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लिया। फिर हमने फैब्रिक परचेज करके और डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे। उसके सेटअप हमने डाली। तो जब मैन्युफैक्चरिंग हम करवाने लगे ना, तब हमको एग्जैक्ट पता चला कि एक टी शर्ट पे कॉस्टिंग क्या निकलेगी। फिर हम उस तरीके से मार्केट में अच्छे से हम रिच आउट कर रहे हैं और अच्छे से हम क्लाइंट को पकड़ रहे थे, इस पे काम कर रहे थे। ये चीज है। तो मैं चीज के रोकना चाहूंगा। अभी हमने जो बात की मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट, तो ये चीज कोई भी नया जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो नया मैन्युफैक्चरर है या फिर जो बिजनेस चीज का सोच रहा है, वो जानना चाहेगा कि इसमें आप मार्केट जो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे जितना बिल्कुल मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी है कि आप फैब्रिक लाते हो, आप स्टिचिंग करते हो और उसके बाद आप आगे मार्केट में भेज देते हो, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, बीच में मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वही सब। आप बताइए इसमें और क्या क्या चीजें होती है। देखिए, इसमें एक्चुअली जो प्राइस होती है टी शर्ट की, वो लोकेशन वाइज डिपेंड करती है।
जैसे मान लीजिए अगर हम लोग दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं तो दिल्ली एनसीआर में जो लेबर कॉस्ट है वो अलग होते हैं, और अदर जो सिटी में लेबर कॉस्ट क्या चल रही है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कॉस्टिंग कैसे निकाल रहे हो, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के हैं। ठीक है, जैसे मार्केट वैल्यू यहाँ पे टी शर्ट क्या है, एक रेंज आ गई, हम उसको मैच करना है। ठीक है, समझ गए। जैसे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज होते हैं और एक मेट्रो सिटीज होता है, तो दिल्ली में मेट्रो सिटी है तो यहाँ के लेबर चार्जेस, यहाँ पर जो ये लिविंग जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई होगा कंपैरेटिवली टू जो टायर 2, टायर 3 सिटीज है, स्मॉल टाउन्स है। तो स्मॉल टाउन्स में जो लेबर कॉस्टिंग होगी वो कम होगी, एंड यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग ज्यादा होगी, एंड जो लेबर कॉस्टिंग अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली टी शर्ट्स का भी प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जी जी ठीक है जी। आगे फिर हमने इसमें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होता है ना कि टी शर्ट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, उसकी फिनिशिंग में, उसकी क्वालिटी में हम उसके अंदर अच्छे से क्वालिटी दे सकते हैं, फैब्रिक हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, ऐसा नहीं था। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम किसी सप्लायर से हम लेते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से हम ले रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक को लेते थे, है ना। तो इसीलिए हम मैन्युफैक्चर में एंट्री करें कि हम अपना ओन डिजाइन करें, ओन अपना फैब्रिक दें, अपने अकॉर्डिंग हम उसको स्टिचिंग करवाएं, फिनिशिंग हम दें। तो इस तरीके का हमने इसमें एंट्री करी। इसमें तो फिर आपको एक ये भी इशू होगा कि अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके जिससे सप्लायर से ले रहे हैं वो सप्लायर क्वालिटी में इश्यूज करता होगा ना, आपको वहाँ पे आंसरेबल नहीं होंगे अपने क्लाइंट्स के पास कि भाई ये क्वालिटी इश्यूज कैसे हो गया। ये तो बहुत ज्यादा हमने फेस करा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, कभी फिनिशिंग के इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइंट बोल रहा है कि यार तुम्हारी ये फिनिशिंग क्या है, आपकी कॉस्टिंग भी सही नहीं है, फिनिशिंग भी आप सही नहीं है, तो इसमें इश्यूज आते थे। मैं समझ गया। इसमें पता है क्या होता है, ये जब हम लोग B2B और B2C की बात करते हैं तो डिफरेंट मार्केट डिफरेंट सेगमेंट रहता है, एंड B2B में क्या हो रहा है कि वहां पर आपको एक जगह एक लॉट में माल दे रहे हो पूरा, मान लीजिए 500, 1000, 5000 टी शर्ट बना के दे रहे हो, तो वहां पर ना आपको आंसरेबल होना पड़ता है क्वालिटी को लेकर। ठीक है, एक बंदे के पास जहाँ 5000 टी शर्ट गया उसको अगर 500 भी खराब जा रहे हैं तो वो आपके लिए एक लॉस है, एक तो आपको मॉनिटरी लॉस हो ही रहा है, साथ में आपका क्लाइंट भी छूट रहा है, तो यहाँ पे ये इशू होता है। लेकिन वहाँ पे एक जब B2C वाली बात होती है तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल टी शर्ट बेच रहे हो, तो आप किसी के पास पर्टिकुलरली गया है तो वो अपना फीडबैक जो भी है वो अपना जहाँ ई कॉमर्स साइट से जहाँ से उसने लिया है वहाँ पे अपना फीडबैक डाल देगा, और मार्केट से लिया तो भाई वो जाके शॉप में वापस कर देता है। तो B2C में उतना ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर B2B में है यहाँ पर आप तो आपको ये इशू होगा कि अगर आप सप्लायर से ले रहे हो, क्वालिटी इशूज आ रहा है, तो B2B में बहुत हाई चांसेस है रिजेक्शन के, है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फारूक भाई ये तो हो गया आपका हमारा जो डिस्कशन हुआ कि आपने कैसे स्टार्ट किया इसको। अब मैं जानना चाहूंगा कि ये थॉट प्रोसेस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि टी शर्ट, अब मैं अगर बात करूँ टी शर्ट्स की तो मैं टी शर्ट अभी पहना हुआ, अब ये कहाँ से बन के आया, कैसे बना, क्या क्या चीजें लगी इसमें, रॉ मटेरियल्स क्या हुआ, ये सब चीजों का जो रूट होता है हमें अगर वो पता हो तो हम लोग फिर इसके बारे में और अच्छे से ये कर सकते हैं कि भाई एक अगर कोई एस्पिरेंट है जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसका क्या क्या उसको फेस करना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसीजर होगा स्टेप बाय स्टेप, आप इसको थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए मैं तो यही सजेशन दूंगा कि अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में आप स्टडी करिए। बिल्कुल ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पास इतना पैसे मैं बिजनेस करूंगा, मान के चलिए वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर में आते हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, मशीन लाए और सारी चीजें इन्वेस्टमेंट कर दिया, देन उनका क्लाइंट बेस नहीं है, ठीक है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया नहीं है, तो फिर वहां पे वो फेल हो जाएंगे, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैंने एक स्टोरी सुनी थी एक बंदे की जिसने अब एक अपना साड़ियों का बिजनेस किया। ठीक है, क्योंकि उसके यहाँ पर ये था कि जो साड़ी वाड़ी का जो ये था अपना, आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ये सब चीज़ों का उसका बैकग्राउंड था, उसने कर लिया, लेकिन वहाँ पर वो पहले करता था एक शॉप में सेल, और यहाँ पर उसने कर लिया एक फैक्ट्री खोल ली साड़ियों की। तो जब आप उसने एक बड़े लेवल पे काम स्टार्ट किया तो उसके पास इतनी खपत तो है नहीं, आपकी एक साड़ी की शॉप है, अपनी साड़ी की शॉप से आप कितना सेल कर लोगे, जहाँ पर फैक्ट्री का आप मीट नहीं कर पाओगे रिक्वायरमेंट, जितना आप फैक्ट्री से प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सर प्रोडक्शन बहुत मास लेवल पे कर लिया, लेकिन जब सेल का टाइम आया तो पता चला कि भाई सेल आ ही नहीं रही है और पूरा प्रोडक्शन मतलब स्टॉक पर जमा जा रहा है, आगे कुछ पता नहीं है कैसे करना है, और ये सारी चीज में आगे एक लूप में फंस गया कि भाई हमारे पास स्टॉक बहुत हो गया है पर निकाले कैसे, एंड लास्ट में वो बहुत घाटे में गया, बहुत ज्यादा उसका बिजनेस को लॉस हुआ। तो मार्केटिंग और जो सेल्स का जरूरत होता है वो यहीं पे आता है कि आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, स्क्रैच से बना रहे हो सब चीजें, लेकिन जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, तो फिर वो कितना भी आप पत्थर से सोना बना दो कोई फायदा नहीं। जी, प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज है ना। जैसे हम क्या करेंगे कि जो लोकल एरिया जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं टी शर्ट के बारे में सीखेंगे,
तो वो देखेंगे भाई हमारा जो कंपटीटर है उसकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। वो तभी कर सकता है जब उसके बारे में उसको डीपली नॉलेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से रिसर्च करो जो आप करने वाले हो, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, हमको सप्लाई कहाँ करना है, हमको किस प्लेटफॉर्म पे देना है, देन आप स्टार्ट करो। ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत सही बात है। आजकल क्या हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो बहुत ये चरम पे चल रहा है। कहते हैं ना उसको कि बिजनेस करने का अलग सबको है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे एक स्टार्टअप करना है, मुझे स्ट्रगल करना है इन सब चीज़ों में। लेकिन क्या होता है ना कि जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट में आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपके पास मार्केट का नॉलेज नहीं, आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है बिजनेस का, और आप चले जाते हो एक फैक्ट्री खोलने के लिए या फिर पूरा स्टार्टअप सेटअप डालने के लिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ जो आपको नहीं मालूम बेसिक लेमन लैंग्वेज में, कि आप जब टी शर्ट या किसी चीज़ का किसी भी चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हो तो उसको बेचने के 4 तरीके होते हैं। अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 4 मीडियम होता है उसके बेचने का। फर्स्ट थिंग इज जीटी, जो किसी कंपनी का एक बैकबोन होता है, जनरल ट्रेड। उसमें आप एक चैनल पार्टनर बनाते हो एक एरिया में, उनके अंदर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जनरेट करते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स जनरेट के बाद वो रिटेलर्स के पास जाता है, रिटेलर्स के बाद वहाँ पर से आगे जाता है ये कस्टमर्स के पास। समटाइम्स बीच में होलसेलर भी होता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर ही एज अ होलसेलर वर्क करता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस जाता है जिसमें आपको मार्जिन शेयर करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन मिलता है, फिर बीच में चैनल पार्टनर अपना मार्जिन रखता है, फिर उसके बाद वहाँ पर आगे होलसेलर या फिर आपका जो वो है डिस्ट्रीब्यूटर है वो मार्जिन रखता है, एंड देन उसके बाद फिर आपको रिटेलर्स मार्जिन देना पड़ता है। रिटेलर भी मार्जिन रख के फिर आगे देता है। तो जो 2 रुपये 4 रुपये की चीज़ बन रही है वो क्लाइंट के पास जाते रहते, एंड कस्टमर के पास जाते रहते तक 10 रुपये की हो जाती है। एंड सेम चीज़ उसके बाद आता है एक मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है कि आप एक चीज़ जो सुपर मार्केट चल रहा है, V2, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, पहले की बिग बाजार भी था, तो ये जितने भी हैं ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सब में आप सप्लाई करते हो और वो लोग एज अ आपसे होलसेलर परचेज करते हैं एंड आगे एज अ रिटेलर सेल करते हैं, एंड बीच में जो ठीक ठाक मार्जिन वो ले लेते हैं। तो एक ये सेगमेंट आता है मॉडर्न ट्रेड का। देन हमारा एक ये भी है जनरल ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड के अलावा हमारे कॉर्पोरेट सेल्स भी आता है, जिसमें जैसे B2B सेल्स की बात करें सर ये तो मर्चेंडाइजिंग, कॉर्पोरेट सेल्स, जहाँ पे बल्क में परचेज होता है चीज़ें। जहाँ पे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, फूड चेन है, जिनका पूरा पैन इंडिया 500 रेस्टोरेंट्स है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ में सारे जो उनके काम कर रहे हैं उनके लिए टी शर्ट बनाते हैं। अगर एवरेज 10 का ही पकड़ते हैं तो 500 चेन इंटू 10 कर लीजिए आप, कितना हो जाता है? 5,000 टी शर्ट वो एक बार में परचेज कर रहे हैं। वो एक वहाँ पर जिनका मैन पावर चल रहा है उसकी है, उसमें रोटेशंस होते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं उसमें काम कर रहे हैं लोग। तो ये आप समझ रहे हो कि उनका मंथ ऑन मंथ कितना बड़ा उनका ये परचेज चल रहा है। ये होता है B2B सेल्स, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बल्क में परचेज और सेल्स की। तो ये 3 सेगमेंट है जो मेजरली डोमिनेट कर रहा है। इसके अलावा अभी जो नया आया है ऑनलाइन सेल्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर अपने साइट से बेच रहे हैं वो भी है। तो ये चारों चीज़ों को आपको समझने जाने की जरूरत है, या फिर आपको समझना पड़ेगा, नीश पकड़ना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एक पर्टिकुलर डोमेन में जाकर सेल करने वाला हूँ। यही कहना चाहते हैं इसमें, यही चीज़ है कि जैसे अगर हम टी शर्ट बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमने मार्केट रिसर्च करा, फिर हम अपना एक ब्रांड क्रिएट करा, कोई भी ब्रांड क्रिएट करो। अब देखिए जो आपने बोला कि मार्केट के 4 सेगमेंट होते हैं, तो मेरा जो स्टार्टअप है, जो भी बंदे स्टार्ट कर रहा है कि हम भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको सबसे पहले एक स्टेज पे जाना है। जैसे अगर वो ई-कॉमर्स पे बना रहा है तो ओनली ई-कॉमर्स पे पर्टिकुलर डोमेन में काम। हाँ, फिर आफ्टर सम टाइम वो रिटेल के पास जाए, आफ्टर सम टाइम वो B2B पे जाए, जैसे उसका सिनेरियो काम करने का। लेकिन फर्स्ट वो एक ही स्टेप जाए, उससे क्या होगा कि वो एक चीज को अच्छे से नॉलेज गेन करेगा, फिर कुछ दिन बाद वो अदर में दे सकता है। अभी वो चारों सेगमेंट में अगर वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ना वो प्रोडक्शन कर पाएगा, ना वो या तो उसके पास बहुत ज्यादा मैन पावर, पैसे और फंड्स हो, उसका नॉलेज भी हो उतना करने के बाद, तो फिर उसके लिए तो बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आप एक छोटा सा अपना जो भी ब्रांड है आप ब्रांड क्रिएट करिए। उसके वजह से अगर आपको इंटरेस्टेड है ई-कॉमर्स में जाने के लिए, ई-कॉमर्स में जाइए। ई-कॉमर्स में B2B होते हैं, अगर आपको B2B में जाना है तो B2B में जाइए। तो अपने अलग अलग सेगमेंट में ऐसे काम करिए। ये तो बात अंडरस्टूड है, आपने बहुत सही बात बोली है। एंड ये नए बिजनेसमैन जितने भी हैं उनके लिए नॉलेज वाली चीज़ है। ये बहुत पर्टिकुलर चीज़ आपको जो होता है ना कि आपको क्या करना है, ये फारूक सर ने भी बताया अभी कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर डोमेन पकड़ना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ही सेल करूँगा, आइदर B2B, B2C, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और या फिर
अपना ई कॉमर्स जो है हमारा वो मैं किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट आप चारों जगह करूंगा तो मेरे को 4 अलग अलग टीम चाहिए जो मैनेज कर सके। ई कॉमर्स ऐसा नहीं कि आपने बनाया और बस बेचना शुरू कर दिया, उसमें पैकेजिंग होती है, सबका प्रोडक्शन हैंडल करना होता है, 50 चीज होती है हैंडल करना होगा। B2B में भी वैसे है कि बल्क के परचेज का छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा पूरा लॉट रिजेक्ट होता है, तो आपको बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्स है यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि आप एक पर्टिकुलर डोमेन में फोकस करें। तो फारूक भाई ये तो हो गई बात डोमेन्स की और ये मोड ऑफ सेल्स की, लेकिन इसके अलावा अगर कोई न्यू बिजनेसमैन अगर मैं बात करूँ तो वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका कुछ पेपर वर्क, कुछ जैसे आपने बताया कि ब्रांड होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक कंपनी एक इसको टी शर्ट्स के ब्रांड को खोलने के लिए? देखिए अभी अगर वो डिपेंड करता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। जैसे अगर वो ई कॉमर्स के लिए जा रहा है तो ई कॉमर्स में 2 पेपर सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, एक तो आपका GST सर्टिफिकेट जी और एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन का। ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर वो B2B में जाना चाह रहा है, अगर वो B2B में गया तो वहाँ पे MSME सर्टिफिकेट उसको भी चाहिए। MSME माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस उसमें क्या होता है ना कि MSME में कंपनी बहुत सारे ऐसी कंपनी होती है जो उसकी सर्टिफिकेट मांगती है और उसका पेमेंट टर्म में भी जो कंडीशन है MSME का वो अप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर वो B2C में जाना चाह रहा है या B2B में क्या नाम है ई कॉमर्स के लिए जा रहा है तो बस 2 पेपर चाहिए, GST सर्टिफिकेट और अपना ब्रांड का नेम। वेरी इन्फॉर्मेटिव, सही बात है। थैंक यू सो मच फारूक भाई। तो बिफोर वी क्लोज हम लोग जो ये बात कर रहे हैं बिजनेस टी शर्ट बिजनेस की, तो यहाँ पर हम लोग एक गोल्डन टिप लेना चाहेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ कि आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर आप एक टी शर्ट की बिजनेस में जाना चाह रहे हो तो आपका जो ये है विजन और फोकस है वो क्या होना चाहिए, और एक गोल्डन टिप के कैसे हमें इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई गोल्डन टिप नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जो नए नए लड़के हैं जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्रीलांसर का देखते हैं, वीडियो देखते हैं, है ना, बिजनेस जो डेवलपर है उनका वीडियो देखते हैं, फिर उससे इंस्पायर होकर के अपना काम स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये गलत चीज़ है। जब तक उनके अंदर इंटरनली इंस्पायरिंग ना होगा काम करने का, तो अगर हम किसी बंदे को यहाँ पर पूरे दिन बैठे मोटिवेशन दें लेकिन उसके डीप उसको नॉलेज ही नहीं है तो मेरे मोटिवेशन से थोड़ी काम करेगा। तो सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं होगा, आप काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ कोई भी इंस्पिरेशन से काम नहीं होगा, करिए, तुम्हें काम करना पड़ेगा। और अगर ये काम करिए, कोई भी काम करिए उसके अंदर नॉलेज दीजिए, आपको मार्केट खुद आपको सिखा देगा। क्या बात है, ये बात जो है ये बिजनेसमैन की बात है और ये बात आपको दिल पे लगनी चाहिए कि भाई सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस से और 2-4 सक्सेस स्टोरीज देख के नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पूरी नॉलेज रखनी पड़ेगी, आपको पूरी प्लानिंग रखनी पड़ेगी और आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और अगर ये है तो आप बिल्कुल टी शर्ट के बिजनेस में या किसी बिजनेस में आप एक्सेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इसको क्लोज करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर फारूक भाई। एंड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिली एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बिजनेस ब्लॉगर। एंड हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक पे, किसी नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कस करने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।